नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। एक क्विक रिमाइंडर, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो अपना बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए कंटेंट अलर्ट के लिए। मेरे साथ सुहासिनी हैदर हैं, द डिप्लोमेटिक एडिटर हैं, द हिंदू की प्रोलिफिक राइटर है, और उनके साथ बात करेंगे हम आज की सबसे बड़ी खबर पर। डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई मुलाकात G7 के दौरान, जो हमें कल देखने को मिली। अब ये युद्ध छिड़ने के बाद से जो है ये पहली मुलाकात थी दोनों नेताओं के बीच में, और इस दौरान बहुत सारी बातें की गई। डोनाल्ड ट्रंप अपने हमेशा जो क्विंटेसेंशियल अंदाज में कभी किसी को तारीफ कर करके एकदम झाड़ पर चढ़ाने की कोशिश कर देते हैं, कभी किसी को उलझुल कुछ बककर जो है उनको गिरा देते हैं। उनके बहुत मूड्स हैं, द 50 मूड्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, डिपेंडिंग ऑन कि वो किस मूड में किस दिन खड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी इज अ वेरी गुड लुकिंग मैन, मोस्ट गुड लुकिंग मैन, बट ही इज अ वेरी काम किलर। इस तरह की बातें भी की उन्होंने, और साथ ही ये भी कह दिया कि भाई हम नरेंद्र मोदी अगर जब तक इंडिया के लीडर बने हुए हैं तब तक बहुत कुछ हम एक साथ करेंगे। तो कुछ बयान हैं जिनको डोमेस्टिक लेंस से हम विवादित भी मान सकते हैं। सबसे पहले सुहासिनी, आपको क्या लगता है कि इस ओवरऑल जो मूड थी इस मुलाकात की, वो कैसी नजर आई आपको? मुझे लगता है कि दोनों नेताओं के बीच में जो मूड था वो बिल्कुल आपको जाहिर है तस्वीरों से कि दोनों बहुत खुश थे एक दूसरे से मिलने के लिए। शायद पहले थोड़ी हिचकिचाहट थी क्योंकि ये पहली बार मिल रहे हैं 16 महीनों के बाद। पिछली बार वो मिले थे फरवरी 2025 में वॉशिंगटन में। उसके बाद इतना सब हो गया है, टैरिफ्स भी लग गए थे, सिंदूर भी हो गया था, सैंक्शंस भी लग गए थे। ट्रंप ने इतना अनाप शनाप किया कहा है इसके भारत के बारे में। उसके बाद हमने देखा है कि अलग अलग तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे बहुत बयानें आई थी। उसके बाद ये जो युद्ध हुआ है जिसमें शांति के लिए, शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया गया है। तो इतनी सारी चीजें हैं कि दो मित्र भी मिले 16 महीनों के बाद, तो ये सब उनको थोड़ा उलझा देगी कि जब पहली बार मिले तो शायद थोड़ी सी हिचकिचाहट थी, लेकिन इनका सब कह रहे हैं कि बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से मुझे लगा कि दोनों में काफी अच्छे संबंध है। और मुझे ये भी लगा कि उन्होंने जिस तरह से ये मैरिनर सेफ्टी का इशू, प्रधानमंत्री ने 2 बार उसका जिक्र किया। एक बार G7 के एक ओपन सेशन में जहाँ पे ट्रंप साइड में थे, और फिर उनके सामने जब प्रधानमंत्री ने अपने थोड़े से शब्द इंट्रोडक्शन में कहे थे। और मुझे लगा कि भारत ने अब ये निर्णय ले लिया है कि इसका जिक्र होगा, लेकिन बहुत डिप्लोमेटिक तौर पे। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये तीन भारतीय जो मारे गए थे उसके लिए हम एक आपसे किसी तरह की निंदा हम एक्सपेक्ट करते हैं, किसी तरह के कंडोलेंस, कोई अफसोस का शब्द हम एक्सपेक्ट करते हैं। मुझे लगता है कि जो ऑफिशियल्स इस पे नेगोशिएट कर रहे थे उन्होंने ये नहीं कहा अमेरिका को कि आप स्पष्ट तौर से हमें एक माफीनामा दो। इनफैक्ट सुहासिनी, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आप अपने थॉट्स को होल्ड कीजिए, क्योंकि मैं वो बाइट सुनाना चाह रही हूँ कि नरेंद्र मोदी ने क्या बातें कही। दर्शकों को याद दिला दे कि मैंने अभी एक दिन पहले ही बात की थी मनोज यादव से, जो जनरल सेक्रेटरी हैं फॉरवर्ड सीमेंस यूनियन ऑफ इंडिया के। 3 जो हमारे भारतीय नाविक जो MT सेटलबोले पर अमेरिकी मिसाइल स्ट्राइक के हमले की वजह से जिनकी जान गई, एक और हमारे नाविक MT सेलेस्टियल जिनकी तबीयत खराब हुई, लेकिन अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड की वजह से उनको मेडिकल एड नहीं पहुंच सका, हेलीकॉप्टर नहीं पहुंच सका। तो 4 लोगों की जान जो गई है, ट्रंप से कॉम्पनसेशन की मांग कर रहे हैं सीमेंस यूनियन, और संयुक्त राष्ट्र से कह रहे हैं कि आप इस पूरे मसले की आप इंडिपेंडेंट प्रोब कीजिए, क्योंकि ये युद्ध अपराध है। आइए आपको सुनाते कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कही बातें डोनाल्ड ट्रंप के सामने इस मसले पर। करके बहुत खुशी हो रही है और आगे चल रहे हैं, और हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारी दोनों टीमें भी मिलजुल करके हमने जो टारगेट तय किए उसको पूरा करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं, और हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एक्सेलेंसी, पश्चिम एशिया में शांति के जो प्रयास प्रगति हुई है, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ।
आपके इन प्रयासों के कारण पश्चिम एशिया में शांति की एक नई किरण नजर आ रही है और हम आशा करते हैं कि चिरस्थायी शांति बनेगी। एक्सेलेंसी, आप और हम सभी इस बात से सहमत हैं कि हॉर्मुज का खुला रहना एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अनिवार्य है। एक्सेलेंसी, हम हमेशा कहते रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सुनिश्चित होना चाहिए और इस पर हम सब ने मिलकर के बल देना चाहिए। एक्सेलेंसी, आप जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि तो सुहासिनी, यहाँ पर जो बातें हम कह रहे थे, अगर आप नरेंद्र मोदी के इस बयान को सुने, बहुत एक जेनेरिक सा बयान है कि हमारे लाखों नाविक हैं आज, जहां तक इस मर्चेंट नेवी चेन्स का सवाल है यहाँ पर, क्या ये मुमकिन था कि और स्ट्रांगली इस मसले को उठाया जाता? क्योंकि अगर हम रिवर्स करके देखें, ऐसा ही कुछ अगर किसी अमेरिकन सेलर के साथ होता, किसी इंडिया पाक कॉन्फ्लिक्ट में हाइपोथेटिकली, तो अभी तक जो अमेरिकन रवैया होता वो कहीं ज्यादा स्ट्रांग होता। क्या भारत के हाथ इतने बंधे हुए हैं कि हमें देखना पड़ता है कि भाई हमारी डायस्पोरा है वेस्ट एशिया में, कि हमारी डायस्पोरा है अमेरिका में, हमें एक्सपोर्ट्स चाहिए, ये मार्केट हमारे लिए जरूरी है, तो वी रियली कांट स्पीक अप as much as we would like to? स्मिता, मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि भारत के हाथ बंधे नहीं हैं, भारत ने खुद अपनी हथकड़ियाँ पहनी हुई हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जिससे सरकार, प्रधानमंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर अपनी नाराजगी, अपनी आउटरेज, अपनी पीड़ा अमेरिका को कन्वे कर सकते थे, जिसके वजह से वो स्पष्ट तरीके से अमेरिका से एक माफीनामा लेते। क्योंकि मैं नहीं ये कह रही हूँ कि माफीनामा अमेरिका को, भारत को इसलिए देना चाहिए क्योंकि भारतीय मर गए। अमेरिका का कोई हक नहीं बनता है, अगर वो ब्लॉकेड भी बनाए, अगर वो सैंक्शंस भी डाले, अमेरिका का कोई हक नहीं है कि लोगों पे इस तरह से गोलाबारी करे, जहां 3 लोग मर गए हैं। अब वो 3 अनफॉर्चुनेटली भारतीय नागरिक थे। तो भारत सरकार को इस पे सबसे ज्यादा कुछ कहना चाहिए और देशों के साथ शायद कहना चाहिए था, इंडियन ओशन रीजन के देशों के साथ भारत को इकट्ठा होकर कहना चाहिए था, वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ इकट्ठा होकर भारत को कहना चाहिए था। हमारे 3 लाख सी फेरर्स वर्ल्ड में हैं, हमारे यहाँ गल्फ में जैसे आपने कहा इतने सारे इंडियंस डायस्पोरा में हैं, तो ये सब अब उन पे रिस्क बनता है अगर अमेरिका सोचे कि वो कहीं भी गोलाबारी कर सकते हैं। बहुतों ने कहा है कि ईरान ने भी ये किया है। ईरान ने युद्ध के शुरुआत में जब किया था, एक अटैक था ओमान पे, डॉक्स पे, जहां पे एक इंडियन वर्कर की मृत्यु हुई थी, तब भारत का रिएक्शन इमीडिएट था। इमीडिएटली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने उनके एम्बेसडर को बुलाया और कहा, और मुझे लगता है कि ईरान की तरफ से ये जरूर एक मतलब जो हमने बयानें देखी थी और इनके एम्बेसडर ने भी कहा कि हमें खेद है कि एक इंडियन की मौत हुई है, लेकिन ये युद्ध है। इस कार्यकाल में, इस पिछले हफ्ते में जो हमने देखा, और आप और मैंने दोनों ने ये कवर किया है MEA में, पहले दिन पे कोई बयान नहीं, उसके बाद उन्होंने जो कहा वो था मतलब एक जैसे सोर्सेस पे, सूत्रों के आधार पे हमने सुना कि गलती शिप वालों की थी कि वो वहां गए क्यों, भारतीय उनके लिए काम क्यों करते हैं, जिन शिप्स का हमें कुछ पता नहीं है क्या कर रहे हैं वहां पर। अगर वो ईरान से तेल ले भी रहे थे तो ये भारत के किसी लॉ के खिलाफ नहीं है, ये अमेरिका का खुद का लॉ है, अमेरिका का खुद का उनका सैंक्शन है कि आप ईरान से तेल नहीं ले सकते। ये भारतीय लॉ नहीं है, ये UN का कोई कायदा नहीं है। तो उस वक्त भारत को कुछ ना कहना अपने स्टैंड पे को क्षति देती है, लेकिन इस पे भी कि भारत का कमिटमेंट क्या है इंटरनेशनल लॉ पे, अनक्लॉज पे, UN लॉ ऑफ द सीज पे।
तीसरी बात मैं कहूंगी कि उसके बाद जो भारत ने आई थिंक 48 घंटे बाद अमेरिकन डिप्लोमेट को, सीडीए को बुलाया, फिर 24 घंटे बाद फिर से बुलाया, क्योंकि अमेरिका ने एक और शिप पे हमला किया था तब तक, और घोषणा भी कर रहे थे पब्लिकली, घोषणा सेंटकॉम की तरफ से अपना ताल ठोक कर घोषणा कर रहे थे वो कि हम हमले कर रहे हैं। स्मिता, उनका बयान अगर आप देखो आज भी उनके वेबसाइट पे है, उन्होंने खुद तस्वीरें डाली हैं। तो बाद में जो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि शायद ईरान के ड्रोन से ये हमला हुआ है, उनको सिर्फ अपने वेबसाइट को देख लेना चाहिए था, जिसमें एक पूरा मतलब वीडियो दिखाया कि हमने किस तरह से इसको डिसेबल किया है। 3 लोग मर गए हैं, आप कहते हैं कि शिप को हमने डिसेबल किया है। तो इसका मतलब है कि हमने किसी तरह, भारत ने किसी तरह अपनी जो पीड़ा थी या अपना जो गुस्सा था अमेरिकन को नहीं दिखाया, और ये मैं मानती हूँ कि ये हमारी गलती है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हमने हथकड़ियां खुद पहनी हुई हैं। इनफैक्ट कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुहासिनी, जब डोनाल्ड ट्रंप को एक रिपोर्टर ने पूछा, अभी इंडियन रिपोर्टर ने, कि क्या आपको कोई अफसोस है इन मौतों पर, तो उन्होंने बस ये कहा कि ये एक बहुत रफ प्रोफेशन है एंड आई लव ऑल दोज मेन। मतलब कोई एक एक्सप्रेशन ऑफ कंडोलेंस नहीं दी डोनाल्ड ट्रंप ने। नहीं, और मैं यहाँ से आगे कहना चाहूंगी, फिर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ने बातचीत की मार्को रूबियो से, और एक काफी कड़ा बयान उन्होंने जारी किया सोशल मीडिया पे। लेकिन कुछ घंटे बाद अमेरिका ने उसको भी पलट कर दिया और कहा कि और भी आएंगे तो हम और इनको टॉलरेट नहीं करेंगे। किसी तरह के का अमेरिका ने नहीं कहा है कि हमें खेद है कि भारतीय जाने गई हैं। और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री का जो टॉक्स हुई हैं, आफ्टर ऑल हमें पता है स्मिता कि जब 2 देश के नेता मिलते हैं तो काफी सारी बातचीत उसके पहले ऑफिशियल्स करते हैं कि हमें इस पे एक बयान हमें चाहिए। अगर प्रधानमंत्री ने वो जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, जो वीडियो आप चला रही हैं, वो उनके एक्चुअल बातचीत की नहीं है, वो बातचीत के बाद जब वो प्रेस के सामने आते हैं तो उनके क्या बयान है। और यहाँ पे बहुत सारा कोऑर्डिनेशन होता है दोनों तरफ के बीच में कि आप क्या कहेंगे, मैं क्या कहूंगा। तो कोऑर्डिनेशन जरूर थी कि प्रधानमंत्री कुछ कहेंगे इस पे, लेकिन उन्होंने किसी स्पष्ट तौर से कुछ नहीं कहा कि 3 भारतीय जिनकी जाने गई थी उस पे भारतीय रिएक्शन क्या है। और फिर मिस्टर ट्रम्प जिनको कुछ बताया तो गया होगा कि प्राइम मिनिस्टर ये कहेंगे तो आप क्या कहने वाले हैं, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। फिर जब दूरदर्शन के आई थिंक जो रिपोर्टर थे उन्होंने पूछा कि इस पे आपका क्या रिएक्शन है, तब इन्होंने कहा कि हाँ ये बहुत रफ प्रोफेशन है, लेकिन अपनी तरफ से कोई खेद प्रकट नहीं किया। तो मुझे लगता है यहाँ पर हालांकि गलती अमेरिका की है, क्योंकि अमेरिका समझता है कि वो कुछ भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, और देश इकट्ठा नहीं होंगे उनके खिलाफ। यही है कि वो इंटरनेशनल लॉ को कहीं भी तोड़ सकता है और कोई उस पर रिपरकशंस नहीं होंगे। इसी युद्ध में हमने देखा था कि इंडियन ओशन रीजन में उन्होंने एक शिप को टॉर्पीडो कर दिया, ईरान के शिप को। तो आई थिंक इस विषय पे हमें देखना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री ने जो कहा अच्छा कहा कि हमें सबकी सुरक्षा के लिए हमें परवाह है, लेकिन जिस तरह से नेगोशिएशंस ऑब्वियसली अमेरिका के साथ हुआ है, उनको या तो कोई इल्म नहीं है या उनको कोई परवाह नहीं है किस तरह से इसे देख रहा है। ठीक है, लास्ट 2 क्वेश्चंस। एक पहले मैं ऑडियंस क्वेश्चन लेना चाहती हूँ सुहासिनी, जो आपके लिए प्रतीक भारद्वाज पूछ रहे हैं कि हाउ सीरियस इज ट्रम्प अबाउट G2 दैट ही मेंशन्ड ड्यूरिंग मीटिंग विद मोदी जी, और वाज इट जस्ट अ प्रेशर टैक्टिक? क्योंकि शी जिनपिंग से मिलने के बाद में एक्चुअली चाइना नहीं, ये खुद डोनाल्ड ट्रम्प G2 का जिक्र कर रहे हैं। How do you look at this? I think it's a very very perceptive question. तो पहले मैं प्रतीक को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। लेकिन ये है स्मिता की G2 का जो वर्ड है वो 2008 में शायद किसी सलाहकार ने या किसी थिंक टैंक ने इसका उपयोग किया था, और तब जब किया था ओबामा चीन के साथ 2 चीज़ों पे बहुत क्लोजली काम करना चाह रहे थे। एक तो JCPOA ईरान के साथ न्यूक्लियर टॉक्स, और एक नॉर्थ कोरिया के साथ जो 7 पार्टी टॉक्स थी। फिर भी अमेरिका ने कभी इसका औपचारिक तौर पे कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया।
अब मिस्टर ट्रंप ने इस शब्द को आई थिंक 2 या 3 बार पब्लिकली इस्तेमाल किया है इसका, एक पिछले साल बुसान में जब शी जिनपिंग से मिलने वाले थे, और अब, और इसके बीच में भी आई थिंक एक बार इन्होंने कहा है, और ये बीजिंग भी गए थे इसी आइडिया से कि अमेरिका और चीन एक साथ एक ऐसा, मतलब एक उनका एक स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी बढ़ा सकती है वर्ल्ड का, और उसका ये भी मतलब बनता है कि अमेरिका चीन के साथ बातचीत करेगी, हालांकि दूसरे जो देश हैं उनको इतना मायने नहीं देगा। ऑब्वियसली अगर आप कह रहे हैं कि G20 भी है और G2 भी है, इसका मतलब है G2 सिर्फ वो दोनों देशों के लिए है, G20 अलग से हम कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि भारत को इस पे गौर तो करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में प्रतीक, मैं समझती हूँ कि यूएस और चाइना के बीच में कंपटीशन इनएविटेबल है। जो वो कहते हैं कि एक राइजिंग पावर और एक एस्टैब्लिश पावर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना ही होना है। मुझे लगता है आज नहीं तो कल ये जो हम देख रहे हैं दोनों देशों के बीच में अभी जो बहुत अच्छे एटलीस्ट आउटरीच हो रही है अमेरिका और चीन के बीच में, और अब शी जिनपिंग अमेरिका जाएंगे सितंबर 24 को, तो वो एक तरफ है। लेकिन लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं ये जो दो राइवल्स हैं, दो कंपटीशन में हैं, जो चाहते हैं कि उनके एलाइज बढ़ें और उनके एलाइज दूसरी तरफ के साथ ना जाए, जैसे अमेरिका ने अभी साइन किया है टेक्नोलॉजी पे, हालांकि वो खुद नहीं उसको फॉलो कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे पैक्सिलिका बनाया है। तो पैक्सिलिका किसकी वजह से है? पैक्सिलिका ये है कि हम चीन के साथ हम राइवलरी कर रहे हैं, यहाँ पर हम चीन को रोकना चाहते हैं। चीन खुद अपने इर्द गिर्द अपने एलाइज को रखेगा, तो एक ना एक दिन इन दोनों के बीच में आई थिंक कॉन्फ्लिक्ट तो जरूर होने वाली है, लेकिन इस जो मध्यम काल में भारत को बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका के साथ जो दोस्ती भारत ने बनाई है ये इस पे आधार है कि अमेरिका भारत के राइज को अपने इंटरेस्ट में समझती है, कि अमेरिका भारत के राइज को सराहना देती है। अगर अमेरिका कह रहा है कि एशिया में तो चीन है, हम चीन से डील कर लेंगे, ये जो स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस बनी है, फिर भारत का क्या रोल होगा वहां पे? हर बार जब चीन और भारत के बीच में बातचीत होती है तो चीन नहीं चाहता है कि भारत मल्टीपोलर एशिया की बात करे, मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात कर लेते हैं, लेकिन मल्टीपोलर एशिया की बात नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भारत एक पोल है, भारत भी एक एशियन लीडर है। अगर डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहा है कि G2 ही है, सिर्फ मैं हूं और आप हैं चीन के साथ, तो फिर भारत को सोचना पड़ेगा कि सीरियसली, या तो ये सीरियसली लें, या अगर नॉन सीरियस है तो फिर जो जो ट्रम्प कर रहे हैं भारत के साथ वो भी शायद नॉन सीरियस हो। बिल्कुल, और ये दर्शकों को याद दिला दूं कि जो हमारी वीकली अंग्रेजी की पॉडकास्ट है द फॉरेन पॉलिसी डायलॉग, उसमें अगर आप पिछले कुछ एपिसोड्स को देखें, अशोक कांता, जावेद अशरफ, सम ऑफ आवर फाइनेस्ट जो डिप्लोमैट्स रहे हैं, या आनंद कृष्णन सुहासिनी के जो कॉलीग जो बीजिंग से रिपोर्ट करते हैं, तो हर किसी की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका की नजरों में और चीन की नजरों में भी इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक सेलियंस है उसमें बहुत रिडक्शन आई है, कमी आई है। एक ड्राइंग बोर्ड में वापस से नई दिल्ली को जाकर ठोस सब्सटैंटिव विदेश नीति को रिफ्रेम करने की जरूरत है। सुहासिनी, यहाँ मैं आखिरी सवाल जो आपसे लेना चाहूंगी वो जुड़ा हुआ है कि अगर आप देखें जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के बयान कल आए हैं नरेंद्र मोदी को लेकर, और उसमें वो बार बार कहते हैं, कभी कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी पर अगर आप पर किसी ने हमला किया तो हम आपका साथ देंगे, दूसरी बात वो कहते हैं कि जब तक नरेंद्र मोदी बने हुए हैं लीडर इंडिया के, तब तक जो है हम बहुत काम इंडिया के साथ मिलकर करेंगे। तो एक तो भारत ने भी अपने ये सबक सीखा है पिछले कुछ सालों में। हम अगर साउथ एशियन नेबरहुड की बात करें, अमेरिका की बात करें, कि व्हेन यू इन्वेस्ट योर एग्स इन वन बास्केट ऑफ एन इंडिविजुअल लीडर, या आप सिर्फ पर्सनल केमिस्ट्री पर रिलाई करते हैं, डजंट हेल्प सब्सटैंटिव बायलैटरल रिलेशंस में। और दूसरा, अगर यही बात है किसी ऑपोजिशन लीडर के लिए, ट्रंप आज की तारीख में कह रहे होते कि अगर ये लीडर बने हुए हैं तो भारत के लिए भला होगा, तो कह दिया जाता कि शायद ये तो सोरॉस एजेंट है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है। मैं सिर्फ एक ट्रंप की ये बाइट प्ले करके आपसे आखिरी रिएक्शन लोगी कि इसको आप कैसे दिखती हैं? I think it's a great relationship. I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract, you have to write contract. But if they were attacked,
we would be there to help him. How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there. Now, if there's a new leader, I'm not sure about it. I mean, this statement, कि, if anybody attacks that man, and if there is a new leader, I don't know, कि मतलब क्या डोनाल्ड ट्रंप अब तय करेंगे कि भारत की लीडरशिप किसके पास होनी चाहिए और अमेरिका का रवैया भारत को लेकर क्या होगा, will depend कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है। और क्या अमेरिका इन सब बहुत ही संजीदा विषयों पे क्या अमेरिका इस तरह से एक हंसी मजाक में ही भारत के डिफेंस की बात कर सकता है? मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप 3 चीजें कह रहे थे वहां पे। एक कि हमारा भारत के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसका मतलब है कोई ट्रीटी नहीं है जिससे भारत हमारा एलाय होता। अगर, क्योंकि अमेरिका आपको पता है बहुत सालों से सोचता आ रहा है कि भारत को एक एलाय बन जाना चाहिए, और भारत कहता है कि हम आपके साथ पार्टनर बन सकते हैं लेकिन हम नॉन अलाइंड हैं, या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमारी है, जो भी है। और कुछ आई थिंक कुछ महीनों पहले मैंने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर का बयान सुना था, जहां उन्होंने कहा कि जो हमसे पूछते हैं कि आप अलाइन क्यों नहीं हो एक तरफ के साथ या दूसरी तरफ के साथ, मैं उनसे कहना चाहता हूं विश्व का कौन सा ये पावर है जिसके साथ आपको लगता है भारत को अलाइन करना चाहिए। ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट बयान उन्होंने दिया था उस वक्त। तो मैं कहना चाहती हूँ कि अमेरिका इससे नाराज रहता है कि आप उनको चाहिए कि हर चीज में भारत अपने, जैसे आपने कहा, एग्स इन वन बास्केट डाल दे और अमेरिका के साथ अपनी अलायंस को मजबूत कर दे। तो पहली चीज तो वो कह रहे हैं कि आपका मेरे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, फिर भी अगर आप पे हमला होगा मैं आपके मदद के लिए आ जाऊंगा। अब इतना बड़ा झूठ तो मैंने सुना नहीं है। पिछले साल जब भारत ऑपरेशन सिंदूर के बीच में था, अमेरिका एक तो सीज फायर की बात कर रहा था, फिर उसके ऊपर मिस्टर ट्रम्प कह रहे थे कि मैंने सीज फायर कराया है, ना कि जो भारत की तरफ से आ रहा था कि पाकिस्तान ने सीज फायर मांगा था और भारत ने उसको दिया था। तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे एक्सपीरियंस से ये कहा जा सकता है कि अमेरिका भारत के किसी पक्ष में आएगा। इसके अलावा भारत ने कभी पिछले कुछ दशकों से भारत ने कभी अमेरिका से डिफेंस तो नहीं मांगी है या किसी और से डिफेंस नहीं मांगी है। भारत ने हर बार कहा है जो भी हमारे इश्यूज हैं, चाहे चीन के साथ या पाकिस्तान के साथ, हम इसको द्विपक्षीय वे में हम इसको सुलझाएंगे या द्विपक्षीय वे में इसका कॉन्फ्लिक्ट होगा, लेकिन हम औरों के साथ नहीं करना चाहेंगे। अमेरिका ने कितना कहा 2020 में चीन के बारे में, और प्राइम मिनिस्टर मोदी तब थे और गवर्नमेंट ने कहा कि हमें किसी और की जरूरत नहीं है। तो स्मिता, एक तरफ तो हम कह सकते हैं कि ये हंसी मजाक की बातें हैं, तो व्यंग में कहीं गई हैं और हमें शायद इनको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं जरूर समझती हूँ कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जहाँ पे भारत को अपना भी रुख दे देना चाहिए। ये नहीं कि मिस्टर ट्रम्प की किसी तरह से रूडली रिस्पॉन्ड करें, लेकिन भारत को कह देना चाहिए कि हमें मतलब धन्यवाद, लेकिन हमें और किसी की ज़रूरत नहीं है, हम खुद अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। ये भी कह सकते थे कि जो हमारे संबंध हैं देशों के बीच में होते हैं, ये नहीं कि एक के साथ। मुझे इनफैक्ट हो सकता है कि प्रधानमंत्री या जो सरकार है आज कह दे कि हमें ये आशा है कि जो भी इस गद्दी पर होगा अमेरिका हमारे साथ होगा। मतलब इस तरह की आकांक्षा एटलीस्ट कह देना। आज भी अगर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री करना चाहे तो वो कर सकती है, लेकिन इस तरह की टुच्चे जो मतलब हंसमुख से आंसर्स जो मिस्टर ट्रम्प दे रहे थे, जिसमें एक छिपी हुई मीनिंग भी है, उसको मुझे लगता है ऐसे ही नकारना नहीं चाहिए। उनको थोड़ा सा मतलब इन पे रिस्पॉन्स भी होना चाहिए। स्ट्रांगली जो है उस पर रिस्पॉन्स जरूरी हो जाता है, और निश्चित रूप से वो रिश्तों की ग्रेविटास पर जो है इसका असर पड़ता है जब आप इस तरीके मजाकिया लहजे में जो है आप रिश्तों को रिड्यूस कर देते हैं। बिल्कुल फाइनली सुहासिनी, क्योंकि अभी अभी जो है ये शहबाज शरीफ की ट्वीट है जो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साइन द इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एज अ गारंटर, जो अमेरिका और ईरान के बीच में डील है जिसे इस्लामाबाद MOU कहा जा रहा है। Signatures of US President Donald Trump and Iran's President Masoud Pezeshkian
are present on the Islamabad Memorandum of Understanding. तो इस्लामाबाद में भी, जिनीवा में भी अब इसकी साइनिंग नहीं हो रही है, लेकिन ये वर्चुअली डिजिटली जो है अब इसे साइन कर दिया गया है। और इसी से रिलेटेड जो इनफैक्ट जो क्वेश्चन एक प्रतीक का एक और था कि हैज द यूएस स्टार्टेड व्यूइंग इट्स रिलेशनशिप विद इंडिया एज अ टैक्टिकल पार्टनरशिप and its relationship with Pakistan as a strategic partnership. Your final comments on your thoughts कि आज की तारीख में at the end of this war ये जो इंडिया पाकिस्तान का रिलेशनशिप है अमेरिकी लेंस की तरफ से ये कैसे इस वक्त उभर कर आ रहा है सुहासिनी? देखिए, पहले तो स्मिता, जितना हमने अभी विस्तार से हमने बातचीत की है इस पे कि किस तरह से ये डील को खतरा है, मैं तो कहूंगी गुड लक टू पाकिस्तान, क्योंकि उन्होंने अब अपना नाम एज अ गारंटर वहां पर रखा हुआ है। उन्होंने बाकायदा बहुत काम भी किया है दोनों तरफ को साथ लाने में। चीन को भी अंदर, मतलब एक थोड़ा सा प्रेशर चीन से भी आया था, दूसरे वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ बातचीत करने में। लेकिन ये जो अग्रीमेंट है इसकी लॉन्जेविटी का कोई भी अभी इंश्योरेंस नहीं लेना चाहेगा, तो गुड लक टू देम। जहां प्रतीक का सवाल जहां पर है, मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका भारत को टैक्टिकल और पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक पार्टनर मान रहा है। मुझे लगता है आज के दौरे में अमेरिका सिर्फ अमेरिका के लिए सोच रहा है। ये एक बहुत बड़ी शिफ्ट है कि पहले अमेरिका का था रवैया, मतलब वो और भी यूनिलैटरली बहुत चीजें करती थी, लेकिन अमेरिका का ये मानना था कि वो पूरे विश्व के लिए, विश्व शांति के लिए, विश्व में अच्छे के लिए वो काम कर रहे हैं। अब अमेरिका बेसिकली कह रहा है, जो वो कहते हैं फोर्ट्रेस अमेरिका के तौर पे है, तो जो भी जहां पर भी उनके इस्तेमाल के लिए उपयोगी वो समझे उसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और मुझे लगता है इसी तरह से ये डिसीजंस हो रहे हैं। लेकिन मैं जरूर कहूंगी कि भारत को अपने आर्थिक सुरक्षा, अपनी ऊर्जा सुरक्षा और अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा, जो रीजनल सिक्योरिटी है, उन सब मामलों पे भारत को फिर से बहुत सीरियसली सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार को भी जितने सलाहकार हैं, जितने उनको लगता है ज्ञानी लोग हैं, उनसे बातचीत करनी चाहिए कि किस तरह से भारत अपने क्षेत्र को देखता है, किस तरह से भारत अमेरिका के साथ संबंधों को देखता है, और किस तरह से भारत अब ये जो मैरिटाइम स्पेस में, इंडियन ओशन रीजन, इंडो पैसिफिक में, जहां से लग रहा है कि अमेरिका अपना पल्ला झाड़ रहा है, भारत का क्या रुख होने वाला है। ठीक है, इस पर हमने कल बात की थी कर्नल राजीव अग्रवाल से। दर्शकों को कहेंगे कि आप हमारे लाइव सेक्शन में और वीडियो सेक्शन में इन तमाम वीडियोस को देख सकते हैं, जहां हमने जिक्र भी किया था कि कैसे वापस रिवर्टिंग टू द ओरिजिनल यूएस पेकॉम हमने देखा कल, फ्रॉम इंडो पैसिफिक कमांड से इंडो यूएस पैसिफिक कमांड से वो वापस रीनेमिंग हुई है यूएस पैसिफिक कमांड की। इन तमाम चीजों की जो है सिंबोलिज्म्स हैं, मायने हैं, डिप्लोमेसी में कोई भी चीज डिस्कनेक्टेड, आइसोलेटेड नहीं है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुहासिनी, आपने इतना सारा वक्त दिया हमें और हमारे साथ जुड़े आज बहुत सारे जरूरी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। थैंक यू स्मिता, नमस्ते। तो जो दर्शक भी हमारे साथ जुड़े, अपने सवाल और कमेंट्स दिए, आपका शुक्रिया। आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिएगा अलर्ट्स के लिए। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार, आदाब।